नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाने के बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका आयातित सामानों पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। इससे चीन में अमेरिका से आने वाले बड़े इंजनों वाली कारों, पिक ट्रक, LNG, कच्चा तेल और खेती बाड़ी की मशीनों के आयात पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने की डेडलाइन आज खत्म हो गई थी और इसके बाद चीन के खिलाफ अमेरिका का 10% का टैरिफ लागू हो गया था। वहीं इसके तुरंत बाद चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए टैरिफ का ऐलान कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DCP साउथ ईस्ट दिल्ली के एक्स पोस्ट में बताया गया है कि 3 और 4 फरवरी की दरमियान देर रात 12:30 बजे कालकाजी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार 50 से 70 अन्य लोगों और 10 वाहनों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर मिली। चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से पुलिस ने इन लोगों को फौरन जगह खाली करने के लिए कहा। वहीं अब फ्लाइंग स्क्वाड टीम की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 126 के तहत गोविंदपुरी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दर्ज FIR के बाद उन्होंने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि चुनाव आयोग भी गजब है। रमेश पिथौड़ी जी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस और चुनाव आयोग को बुलाया और इन्होंने मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर दिया। राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे मामले पर एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया है। तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना, बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना और दारू, पैसे और सामान बंटवाना है। यदि कोई उन्हें ये काम करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने का केस किया जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद में कुंभ की भगदड़ में मौतों का सही आंकड़ा बताने की मांग की। बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है और इसी चर्चा के दौरान अखिलेश यादव बोल रहे थे। उन्होंने पूछा कि आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों जा रहे हैं, सरकार मौत का सही आंकड़ा क्यों नहीं बता रही। अखिलेश ने कहा कि हादसे के बाद यूपी सरकार ने शोक तक नहीं जताया। 17 घंटे के बाद इस सरकार ने कुंभ में भगदड़ की बात स्वीकार की। भगदड़ में मारे गए लोगों के शव पड़े थे और पुष्प वर्षा हो रही थी। कुंभ में भगदड़ के बाद वहां JCB से मलबा हटाया गया। मलबा कहां फेंका गया ये भी किसी को पता नहीं। PM ने मरने वालों के प्रति शोक जताया, तब जाकर यूपी सरकार ने माना कि वहां मौतें हुई हैं। सपा प्रमुख ने इस दौरान कुंभ में मरने वालों के प्रति संसद में 2 मिनट का मौन रखने का आह्वान किया और मांग की कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कुलपतियों की नियुक्ति और अनुबंध शिक्षकों की भर्ती पर नए UGC नियमों के खिलाफ लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैंने UGC के उन प्रस्तावों के खिलाफ लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया जो राज्यों की शक्तियों को सीमित करता है। जब से भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाई है उस दिन से वे शिक्षा का सांप्रदायिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और RSS कई तरह के तरीकों से इसे हथियाने की कोशिश कर रहा है और अब UGC कुलपति और अन्य संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए एक नई योजना के साथ आया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि इस तरह की चीजों को रोका जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान पर्क ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते रहे हैं। विपक्ष के विरोध के बाद इसे JPC के पास भेजा गया था। हमें उम्मीद थी कि इस पर विचार विमर्श होगा या हो सकता है इसे वापस ले लिया जाए, नहीं तो संशोधन किए जाएंगे, लेकिन कमेटी बनने के बाद इसे नजरअंदाज कर दिया गया।
हम बिल का विरोध करते हैं और बिल लोगों की इच्छा के मुताबिक लाया जाना चाहिए, ना कि इसके खिलाफ। जब यह पेश होगा तब हम इसका विरोध करेंगे। अगर एनडीए के सहयोगी इसका समर्थन करते हैं तो उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर यह पास होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सामाजिक अस्थिरता को जन्म देगा, क्योंकि इसे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि विधेयक को पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है और इसके लागू होने से यह देश 1980 और 1990 के दशक की ओर वापस चला जाएगा। ओवैसी ने कहा कि मैं इस सरकार को सावधान और चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं तो यह अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। इससे इस देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप प्रशासन द्वारा सैन्य विमानों के माध्यम से प्रवासियों को भारत वापस भेजने की रिपोर्टों पर अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सीमा पर सख्ती से निगरानी कर रहा है, इमिग्रेशन कानूनों को सख्त कर रहा है और अवैध प्रवासियों को हटा रहा है। ये कार्य स्पष्ट संदेश देता है कि अवैध प्रवास जोखिम के लायक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने अवैध आप्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान शुरू किया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी के तहत सोमवार 3 फरवरी को एक अमेरिकी सैन्य विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर पुष्टि की कि C-17 सैन्य विमान प्रवासियों को लेकर रवाना हुआ है। साथ ही अधिकारी ने यह भी बताया कि यह विमान कम से कम 24 घंटे से पहले नहीं पहुंचेगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिका में भारतीय अवैध आप्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा की थी और इससे पहले भारत ने अवैध आप्रवासियों को वापस लेने पर सहमति जताई थी और करीब 18,000 अवैध आप्रवासियों की वापसी की बात कही थी। मैक्सिको ने कहा है कि अमेरिका के साथ सीमा के मुद्दे पर बातचीत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1 महीने के लिए मैक्सिको पर टैरिफ को रोक रहे हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से अच्छी बातचीत के बाद अमेरिका मैक्सिको से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ को फिलहाल नहीं लगा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दोनों नेताओं के बीच एक समझौते के बाद हुआ, जिसमें यह शामिल है कि मैक्सिको 10,000 नेशनल गार्ड सैनिकों के साथ सीमा को मजबूत करेगा और जिन्हें फौरन तैनात किया जाएगा। इन गार्ड्स को अमेरिका में नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने का काम सौंपा जाएगा। खास तौर पर उनका ध्यान नशीली दवा फेंटानिल पर होगा, जो कि ट्रंप की कई चिंताओं में से एक रहा है। राष्ट्रपति शिनबाम ने आगे कहा कि अमेरिका ने मैक्सिको में बड़े हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए काम करने की भी प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका ने मैक्सिको के बाद अब कनाडा पर भी 30 दिनों के लिए टैरिफ लगाने के फैसले को रोकने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कनाडा के सीमा के जरिए अमेरिका में दाखिल होने वाली फेंटानिल जैसी अवैध ड्रग्स को रोकने के लिए कदम उठाए जाने के बाद टैरिफ को 30 दिनों तक रोकने का फैसला किया गया है। ट्रंप ने ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कनाडा ने सुनिश्चित किया है कि अमेरिका के साथ लगी इसकी उत्तरी सीमा सुरक्षित होगी। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उस पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए 1.3 अरब कनाडाई डॉलर खर्च करने का वादा किया है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा और अमेरिका सरहद पर निगरानी के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया है, जो ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे 2 दिन पहले मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। मामले से परिचित लोगों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पीटीआई के मुताबिक योजना के अनुसार मोदी पेरिस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद वाशिंगटन डीसी जाएंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर के दायर किए गए मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को समन जारी किया है। समाचार एजेंसी एएनआई और पीटीआई के मुताबिक जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 अप्रैल तय की है। आपको बता दें कि राजीव चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में दावा किया कि शशि थरूर ने अप्रैल 2024 में विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर उनके खिलाफ झूठे बयान दिए। इससे उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद ने कहा था कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तिरुवनंतपुरम के मतदाताओं को पैसे देने की पेशकश की। आपको बता दें कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ राजीव चंद्रशेखर को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें राजीव चंद्रशेखर हार गए थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.